हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारी एक्सरसाइज 7.4 चल रही है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में 3 क्वेश्चंस डन किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर गिवन टू यू। हमें स्क्वायर के दो ऑपोजिट वर्टिसेस दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, और हमें दो बाकी के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। जैसे मैंने ये आपके सामने एक्सपोज कर लिए स्क्वायर बनाया है, और ये ए बी सी डी मैंने यहाँ पर लेबलिंग कर दी। ऑपोजिट वर्टिसेस का मतलब है या तो ए और सी या फिर बी और डी। मान लेते हैं ये हम लोग ए और सी के वर्टिसेस इधर लिख लेते हैं 3, 2, और हमें बी और डी के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। मैं बी के जो वर्टिसेस है उसको x1 y1 और डी के x2 y2 लेट कर लेते हैं। तो हमें फाइनली मतलब ये चार नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। फिगर स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर यूज करने को बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। एक हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्वायर में ऐसे एक डायगोनल खींच के हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा सकते हैं, और साथ में डायगोनल दूसरा भी अगर खींच देंगे तो फिर हम लोग डायगोनल्स पर एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब ये सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो मतलब इनमें से इतनी सारी प्रॉपर्टीज में से सूटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम लोग ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलिए, पहला हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं ए सी एंड बी डी, जो यहाँ पर डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है स्क्वायर के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट्स की जगह पहले हम लिखेंगे सो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। तो जो ओ है वो ए सी और बी डी का मिड पॉइंट है। तो बाय टेकिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड सी, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लेते हुए हम लोग पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पता है अगर मिड पॉइंट होता है तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो एक बार हम लोग इसको फॉर्मूला को लिख देंगे। अब ये x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाले हमने सी और डी के बी और डी के पॉइंट लिखे हैं। x1 का मतलब है a का पहला x की वैल्यू यानी कि -1, और x2 का मतलब है c का x वैल्यू दैट इज 3। इसी तरीके से y1 2 और y2 भी यहाँ पर 2 है। तो ये आपका सोल्व करके आ जाएगा 2/2 कोमा 4/2, यानी कि 1,2। तो ओ के जो वर्टिसेस हैं वो 1,2 मेरे पास आ गए। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ओ के निकल के आ गए हैं, ओ के। ओके, अब हम लोग बाय टेकिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी, अब बी और डी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम लोग। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ निकाल देंगे। तो यहाँ पे बी और डी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, हमने x1 y1 x2 y2 लेट किए हुए हैं। तो फॉर्मूला डायरेक्टली x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 लगा देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों ही ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, तो इसका मतलब है
फ्रॉम 1 and 2, जो x की वैल्यू है यहाँ पर वो x1 प्लस x2/2 के इक्वल होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, एंड y की वैल्यू 2 है तो y1 प्लस y2/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इस तरीके से ये हमारे पास लेट मी से इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 जनरेट हो गई। मतलब हम लोगों ने y1 y2 के बीच में रिलेशन बना लिया है और x1 x2 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है। इस पार्ट को आप इरेज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्लियर कट है कि हमें कोई और प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, तभी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी वैल्यू जो है वो नहीं निकल के आई है। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग बात करें जो डिस्टेंस है AD का, वो डिस्टेंस CD के इक्वल होगा। वाई AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है। स्क्वायर्स साइड, स्क्वायर्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइडें बराबर हैं। तो फिर इन साइड्स के जो स्क्वायर हैं, सॉरी नोट, हाँ AD, ठीक है ठीक है, तो AD का जो स्क्वायर है वो CD स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे। इसका फायदा क्या होता है कि जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें रूट आता है, तो रूट ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा। तो x1 की वैल्यू मैं AD की यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, -1 है, और x2 की वैल्यू x2 ही है का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे 2 और y2 का y2 ही है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। CD ये मेरे पास है, तो x1 की वैल्यू अगर मैं 3 मान लूं और x2 का x2 ही रख लेता हूँ का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी AD और CD को लेकर, हमने AD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर इक्वल कर दिया है। जब दोनों नेगेटिव हो तो आइडेंटिटी पॉजिटिव वाली लगती है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पे लगेगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, क्योंकि बीच में एक सिंगल नेगेटिव है। यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। यहाँ पर ओके 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 ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैं काम इजी करता हूँ। ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है वो बिल्कुल सेम है, सेम साइन है दोनों तरफ, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हमारे पास हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन टर्म्स को इधर ही कैंसिल कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन बहुत ही इजी बन जाएगी। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। तो हमें y वाली टर्म्स तो सीधी कैंसिल हो गई, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है इनको खींचने की। वन के नोट वन, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और x2 वाले पहले एक साइड कर लेंगे हम लोग। वन जो है उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का, 8x2 इज इक्वल टू 8, तो x2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 8/8, दैट इज इक्वल टू 1। तो x2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 1। तो अगर x2 मेरे को 1 मिल गया तो मैं इजीली x1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। प्लस पुट x2 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो x1 प्लस 2 की x2 की जगह 1 रख दें इज इक्वल टू 2, तो x1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो x1 जो है वो भी 1 आया है और जो x2 है वो भी 1 मेरे पास आ गया है। मैं इतना आंसर चेक कर लेता हूँ, इट शुड बी करेक्ट, करेक्ट होना चाहिए, बाकी चेक करने में कोई नुकसान नहीं है।
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक तो आंसर बिल्कुल सही है, x1 भी 1 है और x2 भी 1 है। तो इस तरीके से हमने x1 और x2 तो फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोगों को फाइंड करना है y1 और y2। चलिए तो यहाँ पे इरेज करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग लगाना चाहेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी ए डी सी एंगल D is equal to 90 degree. All angles in square are right angle. तो इसीलिए लगेगी पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को मान लो एडी, बेस मान लो सीडी, और हाइपोटेन्यूज हो गया एसी। सबका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमें, क्योंकि पहले स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये AD पे ऊपर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब DC की बात करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AC के लिए -1, 2 एंड 3, 2 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है x1 x2 की वैल्यू ऑलरेडी। y1 और y2 का रिलेशन अभी हमें चाहिए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं x1 और x2 की, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट ये चीज कर चुके हैं। हालांकि मेरे पास यहाँ पर x2 तो देखा जाए तो आया ही नहीं है, तो सॉरी x1 तो मेरे पास बना ही नहीं। x2 की वैल्यू 1 आई थी तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दी। y2 तो मुझे फाइंड करना ही है, तो इसको अभी ऐसे ही लिखा लेने देते हैं अपन। अच्छा, इधर भी हम लोग x2 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। y2 हमें नहीं पता, ये आ गया -4 का होल स्क्वायर। 2 - 2 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। -1 तो -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे A² प्लस B² -2AB। 3 - 1 2, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर A² प्लस B² -2AB, और ये आ जाएगा 16। तो हमने सारे वहां पे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इधर लिख देते हैं हम लोग, एक लाइन खींच लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, मिक्सिंग ना हो। लीजिए हमने यहाँ पे लाइन खींच दी। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, y² + y² 2y2² -4y2 इट विल बी माइनस का 8y2। ओके, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज 4 यहाँ पे भी, और इज इक्वल टू में है 16। तो मतलब सारा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, और साथ में 2y2 का होल स्क्वायर -8y2, और इज इक्वल टू में 16 आ रहा है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, साथ में y2 भी कॉमन आ जाएगा एक। तो 2y2 कॉमन लेके y2 - 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 2y2 0 हो सकता है और y2 - 4 0 हो सकता है। तो y2 की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0/2 यानी कि 0, और एक y2 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास y2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मैं पहले 0 पुट कर दूं तो y2 इज इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू y1 + 0, तो यानी कि y1 आ जाएगा मेरे पास 4। तो एक तो y1 आ जाएगा 4, और अगर मैं यहाँ पर y2 की वैल्यू 4 पुट कर दूं
तो 4 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा। तो मतलब जस्ट वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 की वैल्यू तो 1 आई थी, y1 की वैल्यू क्या है, 4 आ सकती है, और y1 की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो ये बी के दो कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं। डी की अगर बात करें, x2 की वैल्यू 1 तो फिक्स ही है। अगर मेरा y1 4 आया है तो फिर y2 क्या था, 0। और अगर मैं यहाँ पर y1 को 0 वाली वैल्यू पिक करना चाहता हूँ तो फिर y2 मेरा आएगा 4 आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों वैल्यूज अगर आप देखें तो बस इंटरचेंज हो रही है बी और डी की, तो इसका मतलब है दोनों ही आंसर वैलिड हैं। और पीछे भी आपको बस एक बार एक पेयर बना के दिया हुआ है, तो इसीलिए यू विल गेट फुल मार्क्स, हमें टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। 1,0 एंड 1,4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो हम लोगों का डन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अब हम लोग करने वाले हैं। इसका डायग्राम है, तो मुझे एनसीईआरटी पेज जो है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पेज आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर सकें। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने है। क्वेश्चन है, क्लास एक्स स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृषि नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। कृष्णा नगर में एक सेकेंडरी स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है ताकि वो गार्डनिंग वाली एक्टिविटी कर सकें। मतलब गार्डनिंग आप जैसे समझते हो, कोई बाग बगीचे वाली एक्टिविटी कर सकें। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। गुलमोहर के जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बाउंड्री पे, और 1-1 मीटर का इनके बीच में गैप है, डिस्टेंस है। देर इज a triangular grassy land in the plot as shown in figure। और जो ये ट्रायंगुलर शेप में एक पार्ट है, यहाँ पे आपको ग्रास का लॉन है, यानी कि यहाँ पे घास है। स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। जो स्टूडेंट्स को जो बाकी का हिस्सा बच गया उसमें उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं। तो अब हमें क्वेश्चन क्या है, टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को ओरिजिन मानते हुए, यानी कि ए को 0,0 आप कह सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, हमें पी क्यू आर के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। चलिए, तो पी क्यू आर करते हैं अभी हम लोग फाइंड। तो P जो है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो जब आप इसको नीचे की तरफ करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में 4 पे, और जब हम लोग इसको लाइक दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो P के लिए 4 है, क्योंकि ओरिजिन हमने A को मानना है। और y की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो 4,6 जो है वो P के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अब हम लोग R की बात करेंगे। तो R के लिए सीधी लाइन हम लोग जाएंगे और फिर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस करेंगे। तो R की वैल्यू यहाँ पर 6, x के लिए 6, और y की वैल्यू एक कम है तो यानी कि 5। तो 6,5 जो है वो R के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे Q पॉइंट की। एक लाइन सीधी और एक लाइन इस तरीके से। तो जो Q है x के लिए वो 3 है और y के लिए 2 है, तो 3,2। तो ये हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं। तो अब आप चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर हमारा सही है। तो ये हम लोग आंसर चेक कर रहे हैं, पी क्यू आर, P 4,6 then 3,2 6,5। yes we are absolutely correct, हम लोग बिल्कुल सही हैं। तो हम लोगों ने ये आंसर फाइंड कर दिया। ओके, अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसी में, फाइंड नहीं सॉरी, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रायंगल के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इफ सी इज द ओरिजिन। ओके, अब ओरिजिन जो है मुझे सी को मान लेना है। तो हम लोग इसको एक बार इरेज कर देते सारा कुछ, क्योंकि अब हमारे पास जो कहानी है
उसमें सी जो है वो ओरिजिन का काम कर रहा है, तो अगर ये ओरिजिन है तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफिंग है वो मतलब बन जाएगा। बेसिकली आप क्या करो, आप पिक्चर को थोड़ा पलट के देखोगे, मैथ की बुक को आप उल्टा कर लो, तो ये ऐसे मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन जाएंगे, क्योंकि अब हमने सी को ओरिजिन लेट करना है। चलिए तो देखते हैं क्या पॉइंट बनेंगे अब। P जो है वो मेरे पास 12 पे सीधी लाइन आ रही है, और ये 2 पे लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 2 है, ये y एक्सिस होगी और ये x एक्सिस होगी। ओके, उसके बाद मेरे पास है पॉइंट Q। Q यहाँ पर 13 पे, एंड ओके यहाँ पर यस, तो ये मेरे पास जो पॉइंट है क्यू, एक्स की वैल्यू 13 है और वाई की वैल्यू 6 है। 1 2 3 4 5 6 यस, और लास्ट में है मेरे पास पॉइंट आर, हियर इट इज द आर, और ये ऐसे है यस। तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 10, 3। तो ये बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। 12 2 13 6 10 3 बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो इस तरीके से अगर हम लोग सी को ओरिजिन मानते हैं तो फिर इस तरीके से हम लोग लेबलिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी एक और भी चीज लिखी हुई है, कैलकुलेट द एरियाज ऑफ ट्राइंगल इन दीज केसेस। इन केसेस में ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करें। ओके, तो ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, हम लोग इधर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, पी क्यू आर। सबसे पहले फॉर्मूला, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। इसे आप x1 y1 कहेंगे, इसे हम लोग x2 y2 कह लेंगे, और इसे अपा x3 y3 कह लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं एरिया। x1 की वैल्यू है 12, y2 की वैल्यू है 6 और y3 की वैल्यू 3, तो 6 माइनस 3 प्लस, फिर उसके बाद x2 की वैल्यू है 13, y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2, उसके बाद x3 की वैल्यू है 10, y1 माइनस y2 2 माइनस 6, 12 इंटू 6 माइनस 3 3 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, और 2 माइनस 6 माइनस का 4 होता है। तो 1/2 इंटू 12 इंटू 3 36, 13 इंटू 1 13, और 10 को माइनस 4 से किया 40। तो ये मेरे पास बन जाएगी वैल्यू, इधर कर लेते हैं 1/2 49 माइनस 40, तो माइनस करेंगे तो 9/2 हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। 9/2 यस। तो हम लोग यहाँ से इनके पी क्यू आर को लेकर रिजल्ट निकाल रहे हैं 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। उन्होंने बोला है कि दोनों केसेस में एरिया निकालना है, तो जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी एरिया निकालना था। अगर आप वहां पे एरिया निकाल के देखोगे स्टिल यू विल गेट द सेम रिजल्ट 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि अगर ट्राइंगल सेम है तो उसका एरिया भी सेम ही होगा। ऐसे नहीं है कि अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे तो एरिया डिफरेंट आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो यही मतलब उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एरिया इज सेम इन बोथ केसेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज 7.4 का हमारा डन हुआ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काइंडली इसकी प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।